तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर साइंस का क्वेश्चन लेके कब आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ साइंस का क्वेश्चन लेकर के। पहले हम साइंस के क्वेश्चन में आज 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके पूछने के चांसेस 100% रहता है। इसके बाद हम 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके पूछने के चांसेस 90% रहते हैं। पहला वो 10 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे जो इस एग्ज़ाम में 2026 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो अभी चूंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ क्वालिटी में कमी हो, कुछ दिखाने मतलब जो देखते हैं आप लोग उसमें थोड़ी बहुत कभी कभी कमी आ जाती हो, तो इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखना और बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये ख्याल रखना। और चलते हैं तैयारी की तरफ और होगी ज़बरदस्त तैयारी। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दूसरे स्टूडेंट तक आप लोग इसको भेज दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से ही है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखिए, जब भी एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसमें एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को क्या कर देता है तो विस्थापित कर देता है, यानी कमजोर तत्व को मजबूत तत्व क्या कर देता है तो अलग कर देता है, यानी केवल एक तत्व की जगह इसमें क्या होती है तो बदल जाती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इसमें से इस कॉपर को क्या कर दिया जाता है तो हटा दिया जाता है, हटा के इसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें 1 2 3 पॉइंट लिख के अंतर लिखना है और ठीक इसके नीचे एग्जाम में पहले ऐसे ही लिखिएगा और ठीक इसके नीचे इसको लिखिएगा, ऐसे बक्सा बना के नहीं लिखिएगा, ठीक इसके नीचे ऐसे बना के लिखिएगा तो अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो यौगिकों के बीच आयन आपस में अदला बदली होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, यानी जो इलेक्ट्रॉन हम लोग त्याग करते हैं यानी E+ और E- होता है, इसी को कहते हैं आयनों का अदला बदली करना। जैसे देखिए हाइड्रोजन है ना, वो जब जल में घुलता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हटा देता है, इसको कहते हैं H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इस प्रकार आयन का अदला बदली हो जाता है और इसमें दो तत्वों की जगह बदलती है। और क्या होता है देखिए, BaSO4 Na2SO4 B+ BaCl2। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए Na के साथ Cl और SO4 के साथ यानी Ba के साथ SO4, यानी इसमें दो तत्वों के आपस में क्या हो रहा है तो आयन बदल रहे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये दोनों आपको एग्जाम में पूछता रहता है, द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से देख लीजिएगा बाबू। इसमें पूछेगा आपको रासायनिक अंतर। तो अगर रासायनिक अंतर पूछेगा तो याद रखिएगा कि अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है तो हाइड्रोजन गैस, और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है, यानी जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये क्या करती है इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है। यानी कि अगर 2Na और 2H2O का अभिक्रिया करवाया जा रहा है तो देखते हैं हाइड्रोजन गैस बन रहा है इधर अलग से, और ये क्या कर रहा है तो धनायन बना रहा है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है और इसका ये क्या हो गया तो उदाहरण हो गया। यानी सोडियम को जब जल में डुबाते हैं तो सोडियम क्या बन जाता है ऑक्साइड बन जाता है, और इस प्रकार से ये हो गया धातु के रासायनिक अंतर। दूसरा जो है अधातु के रासायनिक अंतर। इसमें देखिए क्या है, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, पहली बात। इसके ऑक्साइड जो होते देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब स्वाद में जो खट्टा होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, यानी कि जो धातु होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, लेकिन जो अधातु होता है वो क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैं उन बच्चों के लिए खास करके आया हूँ जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करके अपने एग्जाम्स को बेहतर बना लें। बाकी नॉलेज के लिए जब पढ़ना होगा तो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग का मेन उद्देश्य होना चाहिए एग्जाम क्रैक के बारे में, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। आप देखो इसका उदाहरण हो गया कि सल्फर + O2 यानी SO2।
तो ये सल्फर क्या हो गया, तो अधातु हो गया। इसके साथ ऑक्सीजन का विक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, SO2। तो ये क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो दो तरह के आयन होते हैं, एक धनायन होता है, एक आयन होता है। किसी पर प्लस चार्ज होगा तो धनायन हो जाएगा, किसी पे माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा, ऋणायन हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं धातु और अधातु में भौतिक अंतर। देखिए धातु, इससे पहले रासायनिक अंतर था, ये था भौतिक। धातु चमकदार होती है और ये उष्मा और बिजली की अच्छी चालक होती है। इसको पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है और ये ठोस अवस्था में होती है। केवल एक पारा नाम का ऐसा धातु है जो ठोस में नहीं बल्कि द्रव अवस्था में होती है। अधातु में क्या होगा कि इसमें चमक नहीं होती है, इसमें करंट भी नहीं मारता है, ये भंगुर होती है, चोट मारने पर टूट जाती है। और ये कई अधातु गैस के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये हम लोग का हो गया अधातु के बारे में और धातु के बारे में भौतिक अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। अम्ल जो होता है और क्षार होता है, तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। और इसमें हाइड्रोजन प्लस पाए जाते हैं। जब भी हम डालते हैं ना तो हाइड्रोजन में से क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, तो इसमें बचता है सिर्फ एक प्रोटॉन। क्या बनता है, एक प्रोटॉन बचता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, तो त्याग कर देता है। तो इसका उदाहरण हो गया HCl या H2SO4। ठीक है, ये हो गया अम्ल के बारे में। क्षार के बारे में, इनका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनमें हाइड्रोक्सिल आयन OH- पाया जाता है और ये धनायन हो गया और ऋणायन हो गया, जो ग्रहण करता है वो ऋणायन हो जाता है। और इसका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और KOH। तो ये अम्ल और क्षार के बीच में अंतर वाला सवाल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रक्त और लसिका में अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए यह लाल रंग का एक द्रव है, ठीक है, जिसको लाल रक्त कणिकाएं भी रक्त जो होता है ये लाल रंग का द्रव होता है। और इसमें 3 होती हैं, एक श्वेत RBC, लाल रक्त कणिकाएं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब तीनों का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। RBC और WBC, देखिए RBC जो होता है इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसी के कारण हमारा खून का रंग होता है लाल। WBC क्या करता है, हमें वायरस से बचाने में मदद करता है, वायरस से लड़ने की क्षमता WBC में होती है। और ये प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या है, तो रक्त के कोशिकाएं हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, जब कहीं कटता है ना तो खून का थक्का जमाने में ये मदद करता है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको तीनों के बारे में। अब रक्त क्या करता है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और ये धमनी और सिरा में बहता है। कहाँ, रक्त कहाँ बहता है, धमनी और सिरा में। लसिका के बारे में है, यह हल्का पीला या रंगहीन होता है, इसमें केवल WBC पाए जाते हैं। ठीक है, WBC का मतलब हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं। यह उत्तकों में पोषक तत्व पहुंचाती है और अतिरिक्त द्रव हटाती है, और हमारे उत्तक में जो अतिरिक्त द्रव होते हैं उसे हटाती है। और यह लसिका वाहिकाओं में पहुंचती है, ये वाहिकाओं में प्रवाहित होती है, ये धमनी और सिरा में, और ये लसिका वाहिकाओं में बहती है यानी प्रवाहित होती है। तो ये हम लोग का हो गया 5वां। छठा देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो देखिए इसमें 2 जनक होते हैं, नर और मादा, यानी कि स्त्री और पुरुष। इसमें शुक्राणु और अंडाणु, यानी पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु, महिला में होता है अंडाणु। और संतान में थोड़ी थोड़ी विविधता यानी अंतर पाए जाते हैं लैंगिक जनन में, जैसे मनुष्य हो गए या फूल वाले पौधे हो गए। अब है अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन में क्या है, देखिए इसमें केवल एक जनक होता है, इसमें न स्त्री पुरुष 2 नहीं होते, इसमें सिर्फ एक जनक होता है। इसमें ना कोई शुक्राणु होता है ना कोई अंडाणु होता है, इसके संतान एक जैसे होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है, जैसे में अमीबा हो गया और यीस्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो हम लोग के फिजिक्स से है, सभी चैप्टर से मैंने उठाया है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। ठीक है, तो जब प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़ जाते हो तो उसे क्रमागत यानी श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें सभी प्रतिरोधों से एक ही धारा प्रवाहित होती है और कुल प्रतिरोध यानी RS बराबर हो जाता है R1 + R2 + R3। ये सब अंतर में ऐसे ही लिखना है आपको। यदि एक प्रतिरोध टूट जाता है तो पूरा परिपथ का मान क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा। किसमें, तो हमारा श्रेणी क्रम में। जैसे बिजली के बल्ब को एक के बाद एक जोड़ना, जैसे एक बल्ब जोड़े उसमें दूसरा बल्ब तीसरा बल्ब ऐसे जोड़ दिए, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सीरीज जिसको बोलते हैं। ये हो गया श्रेणी क्रम। अब है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम जब प्रतिरोधों को समान 2 बिंदुओं के साथ, जैसे यहाँ पे 2 पोल है, यहीं से यहाँ जोड़ दिए,
फिर 2 और ला के यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। ये 2 पोल पर कई सारी चीज़ों को जोड़ देना उसे क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। इस पर एक समान वोल्ट होता है, ठीक है। इस पर अलग अलग वोल्ट हो सकता है, इस पर एक समान वोल्ट रहता है वोल्टेज। इसका प्रतिरोध घट जाता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन इसका प्रतिरोध घट जाता है। यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, याद रखना है, प्लस 1/R3। आपको कहेगा निकालने के लिए मान, तो इस फॉर्मूला से निकलता है। इसमें यदि एक प्रतिरोध खराब भी हो गया तो बाकी पर चलता रहता है। जैसे घरों के पंखे, घरों के बल्ब, एक स्विच में धारा कहीं प्रॉब्लम भी हो गया तो पंखा चलता रहता है, बल्ब चलता रहता है। तो इस तरह से ये हो गया आपको श्रेणीक्रम और समांतर। आप इसको आसानी से पढ़ लोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ इतने आसान भाषाओं में मैंने लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे बोलने से भी नहीं, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए यह बाहर की ओर उभरा रहता है, यानी कि ऐसे रहता है, ठीक है, बाहर की ओर उभरा रहता है। ओके, और ये जो होता है ये अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है। तो इसमें बनने वाली जो फोटो होती है वो आभासी यानी काल्पनिक, सीधी और छोटी होती है। इसका उपयोग वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है, और यह देखने का क्षेत्र जो इसका होता है वो बड़ा होता है, यानी उत्तल दर्पण बहुत दूर तक देख सकता है बट छोटा दिखता है। और अवतल दर्पण में क्या है कि ये अंदर की ओर धंसा रहता है। इसका जो फोटो है वो वास्तविक भी हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है। यह उल्टा बनाता है और सीधा भी बनाता है, और यह वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है कि कैसा बनाता है। अब इसके बाद देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हजामत में डॉक्टर लोग करते हैं। इसको देखने के, इसका जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। गाड़ी के आपको राइट में जो होता है आईना वो उसमें होता है उत्तल, और इधर जो होता है लेफ्ट में बड़ा सा चेहरा दिखता है वो होता है अवतल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। लेंस भी उसी तरह से होता है जैसे आपको वो होता है दर्पण होता है, ठीक है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करती है, यानी जो भी रेज आ रहा है प्रकाश का वो एक बिंदु पर इस पर कंट्रोल होता है। और इससे बनने वाली छवि वास्तविक या आभासी दोनों हो सकती है। इसका उपयोग कैमरे में होता है, और जब किसी आदमी को दूर दृष्टि दोष हो जाए, यानी कि नज़दीक की वस्तु जो है स्पष्ट दिखे, दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखे और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट न दिखे, तो उसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है, लिखा है दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब अगला सवाल इसमें अवतल लेंस का देखिए, यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है ऐसे, ठीक है। इससे बनने वाली छवि हमेशा आभासी या सीधी और छोटी होती है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। और इसको याद करने का तरीका, दू में आया उ, इसका मतलब होगा उत्तल लेंस, और नी क में आया अ, इसका मतलब हो जाएगा अवतल लेंस। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका उपयोग दूरदृष्टि के लिए होता है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। ओके, तब हम लोगों ने पढ़ा 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट आप करिएगा, उससे क्या होता है, हमको ये लगता है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। थोड़ा कमेंट किया करिए। अभी तो नया है हम, तो अभी बहुत संघर्ष हमको करना है, लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिए, बीच बीच में अच्छा लगता रहता है। देखिए दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा मतलब होता है बैटरी वाला करंट। यह बैटरी से प्राप्त होता है, यह केवल एक ही दिशा में बहता है। इसमें वोल्टेज हमेशा स्थिर रहता है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट ऐसा। इसका उपयोग मोबाइल, टॉर्च आदि में होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा किसको कहती है, 10वां नंबर क्वेश्चन था। यह समय समय पर दिशा बदलती रहती है। यह जनरेटर या बिजली घर से प्राप्त होती है। इसमें वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, यानी बढ़ते रहता है, घटते रहता है। इसका उपयोग घर के पंखा, टीवी, यानी जब जितनी भी चीज़ें हैं लगभग एसी में ही चलती है। तो इस तरह से हमने आपको ये 10 प्रश्न पढ़ाए हैं। मैं अगला 10 प्रश्न फिर लेके आ रहा हूँ। पहले मैं अंतर वाले जितने प्रश्न हैं उसको ख़त्म करूँगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो ये तैयारी, तो प्लीज़ 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 ये वीडियो दूसरे छात्रों तक भी पहुँचाइए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। और आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग की परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त होगी। धन्यवाद।